तो पिछले हिस्से में हम देख चुके थे कि जहाज हादसे के बाद जिंदा बच जाने वाले लोगों में से एक एक करके सब मरने लगते हैं और अब आखिर में सिर्फ डॉक्टर केविन, क्रिस्टी और जैक बाकी बचे हैं। लेकिन असली समस्या ये है कि इन तीनों में से ही कोई एक कातिल है और किसी को किसी पर भरोसा नहीं। अब जंगल के अंदर का माहौल पूरी तरह डरावना हो चुका होता है। डॉक्टर केविन, क्रिस्टी और जैक तीनों एक दूसरे को शक और डर की नजरों से देख रहे होते हैं। क्रिस्टी के मन में सबसे बड़ा शक जैक पर होता है, क्योंकि पिछली रात उसी ने जैक को आजाद किया था और उसके तुरंत बाद डैनी और एमी मारे जा चुके थे। दूसरी तरफ डॉक्टर केविन को लगता है कि शायद जैक और क्रिस्टी आपस में मिले हुए हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्रिस्टी ने रात के समय छिपकर जैक को क्यों आजाद किया। यानी उस वक्त तीनों एक दूसरे को ही कातिल समझ रहे होते हैं। इसी दौरान मैक्सिकन आर्मी का हेलीकॉप्टर उस इलाके तक पहुंच जाता है, क्योंकि जीपीएस डिवाइस का सिग्नल उन तक पहुंच चुका होता है। लेकिन घने जंगल, ऊंचे पेड़ों और तेज कोहरे की वजह से उन्हें नीचे कुछ भी साफ नजर नहीं आता। इधर जमीन पर जैक, क्रिस्टीन और डॉक्टर केविन एक दूसरे पर बंदूकें ताने खड़े होते हैं, जबकि ऊपर से हेलीकॉप्टर बार बार गुजरने के बावजूद उन तक पहुंच नहीं पाता। आखिरकार कोहरा और ज्यादा बढ़ जाने की वजह से आर्मी अगले दिन वापस आने का फैसला कर लेती है और तीनों को समझ आ जाता है कि उन्हें अभी कुछ और वक्त उसी खौफनाक जंगल में गुजारना पड़ेगा। अब जैक सुझाव देता है कि आर्मी के दोबारा आने से पहले उन्हें कोई ऐसा स्पष्ट निशान बनाना होगा जो आसमान से तुरंत दिखाई दे सके। लेकिन क्रिस्टीन डॉक्टर केविन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसके पास बंदूक होती है। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए केविन बंदूक जमीन पर रख देता है और उसकी सभी गोलियां तालाब में फेंक देता है। इसके बाद क्रिस्टीन प्लान बनाती है कि वे पहाड़ की चोटी पर जाकर सूखी घास में आग लगाकर धुआं करेंगे, ताकि आर्मी उन्हें ऊपर से देख सके। डॉक्टर केविन जेक के साथ अकेले ऊपर जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे डर होता है कि जेक पिछली रात की टॉर्चर की वजह से उससे बदला ले सकता है। इसीलिए फैसला होता है कि जेक और क्रिस्टीन दोनों पहाड़ पर जाएंगे, जबकि केविन नीचे ही रहेगा। क्योंकि क्रिस्टीन ने ही जेक को आजाद किया था, इसीलिए वह उसके साथ जाती है। रास्ते में जेक घायल होने की वजह से चल नहीं पाता, इसीलिए क्रिस्टीन उसे आराम करने को कहती है। दोनों थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं और इसी दौरान क्रिस्टीन को शक होने लगता है कि जेक कातिल नहीं बल्कि शायद असली कातिल डॉक्टर केविन है। अभी वे ये बात कर ही रहे होते हैं कि कैंप की तरफ से अचानक गोली चलने की आवाज आती है। ये सुनकर दोनों तुरंत नीचे की तरफ दौड़ पड़ते हैं ताकि देख सकें क्या हुआ है। जब दोनों कैंप पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य देखकर सन्न रह जाते हैं। डॉक्टर केविन मर चुका होता है। उसे पीछे से गोली मारी गई होती है और उसकी लाश तालाब में गिरी होती है। चूंकि लाश कुछ देर पानी में रही होती है, इसीलिए मछलियां उसके चेहरे को नुकसान पहुंचा चुकी होती हैं। अब सबसे बड़ा झटका ये होता है कि जिस व्यक्ति पर दोनों शक कर रहे थे वह खुद मर चुका है। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि जब केविन को गोली मारी गई उस समय जेक और क्रिस्टीन दोनों एक साथ ऊपर मौजूद थे। यानी अगर कातिल इन दोनों में से कोई एक नहीं, तो फिर सवाल यह बनता है, क्या इस जंगल में इन तीनों के अलावा भी कोई और मौजूद है? स्थिति और ज्यादा उलझने पर जेक और क्रिस्टीन फैसला करते हैं कि रात जहाज के अंदर बिताएंगे और सुबह फिर से पहाड़ पर आग जलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगले दिन तेज धुंध की वजह से वे जीपीएस के पास बैठकर आर्मी का इंतजार करते हैं। इसी दौरान जेक एक बड़ा राज खोलता है कि वह आम यात्री नहीं बल्कि एक सरकारी इन्वेस्टिगेटर है, जिसे इस फ्लाइट की गुप्त जांच के लिए भेजा गया था। उसके अनुसार किसी को उसकी जांच के बारे में पता चल गया था, इसीलिए जानबूझकर विमान को इस जंगल में क्रैश करवाया गया। वह अपनी पत्नी क्लेयर का भी जिक्र करता है, जो खुद भी एक इन्वेस्टिगेटर है, और कहता है कि अगर वह जिंदा है तो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। कहानी का फोकस कुछ समय के लिए क्लेयर की तरफ चला जाता है। क्लेयर अपनी बेटी से वादा करती है कि वह जेक को ढूंढे बिना हार नहीं मानेगी। वह तुरंत मैक्सिको पहुंचती है और मैक्सिकन आर्मी पर दबाव डालती है कि सर्च ऑपरेशन तेज किया जाए, क्योंकि उसे यकीन है कि जेक अब भी कहीं न कहीं जिंदा हो सकता है। पहाड़ के ऊपर सूरज निकलने के साथ धुंध थोड़ी कम होने लगती है। इसी दौरान जेक और क्रिस्टीन को महसूस होता है कि आसपास कोई और भी मौजूद है। क्रिस्टीन जेक से कहती है कि उसके पैर में चोट है, इसीलिए वह वहीं रुके और वह खुद जाकर देखेगी कि आवाज कहां से आ रही है। लेकिन जेक फिर भी उसके पीछे चल पड़ता है। अचानक पीछे से कोई व्यक्ति क्रिस्टीन के सिर पर हमला करता है और वह बेहोश हो जाती है। यही वह पल होता है जब असली कातिल पहली बार पूरी तरह सामने आता है। उसने काले कपड़े पहने होते हैं, चेहरे पर मास्क होता है और वह क्रिस्टीन की बंदूक उठा लेता है। अब वह सीधे जेक की तरफ बढ़ता है। जेक पीछे हटते हटते पहाड़ के बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब शायद बचना नामुमकिन है।
मरने से पहले वह कातिल से पूछता है, तुमने सबको क्यों मारा? तुम कौन हो? तुम्हें इस सब से क्या फायदा है? लेकिन कातिल एक शब्द भी नहीं बोलता और फिर वह जेक पर गोली चला देता है। 2 गोलियां लगने के बाद जेक पहाड़ से नीचे गिर जाता है। अब सिर्फ क्रिस्टीन बाकी रह जाती है, मगर वह भी गंभीर रूप से घायल और आधी बेहोशी की हालत में होती है। उसे समझ आ जाता है कि अब कातिल उसे भी नहीं छोड़ेगा। मरने से पहले वह सिर्फ एक बात कहती है, अपना चेहरा दिखाओ। कातिल धीरे धीरे अपना मास्क उतारता है। क्रिस्टीन उसका चेहरा देखकर हैरानी से जम जाती है, क्योंकि वह वही व्यक्ति निकलता है जिस पर किसी ने सच में शक ही नहीं किया था। अगले ही पल कातिल क्रिस्टीन को भी गोली मार देता है और फिर जंगल में दिखने में कोई भी जिंदा नहीं बचता। अगली सुबह कोहरा काफी कम हो चुका होता है। मैक्सिकन आर्मी क्रैश साइट तक पहुंचती है और जीपीएस डिवाइस और तबाह हुआ जहाज मिल जाता है। रेस्क्यू टीम को हर तरफ तलाश के बावजूद कोई जिंदा व्यक्ति नहीं मिलता, सिर्फ लाशें और तबाही दिखाई देती हैं। मगर एक अजीब बात यह सामने आती है कि जहाज के सभी पैकेज गायब होते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि वो पैकेज आखिर गए कहां? कुछ समय बाद सभी लाशें एक जगह लाइन में रखी हुई मिलती हैं। इनमें कुछ वे लोग भी होते हैं जो जहाज के क्रैश होते ही मर गए थे और कुछ वे थे जिन्हें बाद में हत्या की गई थी। सभी लाशों को फॉरेंसिक जांच के लिए अस्पताल आर्मी बेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि पता चल सके कि असल में इन सब की मौत कैसे हुई। एयरलाइन मैनेजर कोरा चुपचाप पूरे मामले पर नजर रख रही होती है और उसका व्यवहार दिखाता है कि वह कुछ छुपा रही है। इसी दौरान आर्मी एक महिला डॉक्टर को फॉरेंसिक जांच के लिए बुलाती है, मगर रास्ते में उसे रोककर मार दिया जाता है। इसके बाद कातिल उसी डॉक्टर की पहचान इस्तेमाल करके आर्मी बेस में दाखिल हो जाता है। मोर्चरी में सभी 9 लाशें बैग्स में बंद रखी होती हैं। अचानक एक बैग के अंदर हलचल होती है, फिर अंदर से कोई चाकू से बैग काटकर बाहर निकलता है और यही वह पल होता है जहां पूरी कहानी पलट जाती है, क्योंकि वह जिंदा इंसान डॉक्टर केविन होता है। हाँ, वही डॉक्टर केविन जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे। अब सच्चाई सामने आती है कि असली कातिल शुरू से डॉक्टर केविन ही था। वह एक एक करके बाकी बॉडी बैग्स खोलने लगता है। इसी दौरान कोरा भी उसी फर्जी डॉक्टर वाली पहचान के बहाने मोर्चरी तक पहुंच जाती है। वह अंदर आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। अब साफ हो जाता है कि कोरा और केविन शुरू से एक साथ थे। अब असली राज खुलता है। डॉक्टर केविन का मकसद था जहाज में मौजूद ड्रग्स के पैकेट्स हासिल करना, इसीलिए उसने एक एक करके सबको मार दिया और फिर उन ड्रग्स के पैकेट्स को लाशों के अंदर छुपा दिया। यानी जब आर्मी क्रैश साइट पर पहुंची तो उन्हें कोई पैकेज नहीं मिला, क्योंकि सब कुछ पहले ही लाशों के अंदर छुपा दिया गया था। और केविन खुद भी एक मृत शरीर बनकर बॉडी बैग के अंदर छुप गया था ताकि आराम से आर्मी बेस तक पहुंच सके। अब केविन और कोरा सभी लाशों से ड्रग्स के पैकेट्स निकालना शुरू कर देते हैं। जब काम पूरा हो जाता है तो वे खाली बैग्स और बाकी सबूतों पर केमिकल डाल देते हैं। फिर वे पूरी लैब / मोर्चरी में आग लगा देते हैं ताकि कोई सबूत बाकी न बचे। इसी दौरान क्लेयर भी आर्मी बेस पहुंच जाती है, क्योंकि उसे अपने पति जैक की लाश की पहचान करनी होती है। उसी पल अंदर बड़ा धमाका हो जाता है। हर तरफ आग लग जाती है। सैनिक आग बुझाने में लग जाते हैं और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर कोरा और केविन गाड़ी में फरार हो जाते हैं। सबको लगता है कि जेक मर चुका है, मगर अचानक एक जिंदा सिग्नल मिलता है और वह जेक का होता है। गोलियां लगने और पहाड़ से गिरने के बावजूद वह बच जाता है, क्योंकि पहाड़ से गिरते वक्त वह सीधा जमीन पर नहीं बल्कि एक पेड़ में अटक गया था। इसी वजह से उसकी जान बच गई। आर्मी उसे ढूंढकर तुरंत अस्पताल पहुंचा देती है, जहां क्लेयर को पता चलता है कि जेक जिंदा है और अब खतरे से बाहर है। इसी दौरान जेक को मालूम होता है कि रिकॉर्ड में डॉक्टर केविन नाम का कोई असली यात्री था ही नहीं, यानी वह शुरू से नकली पहचान के साथ यह सारा खेल खेल रहा था। फिर जेक और आर्मी कोरा के घर की तरफ रवाना होते हैं ताकि केविन और कोरा को पकड़ सकें। उधर केविन और कोरा अपनी कामयाबी पर खुश होते हैं, मगर केविन एक और धोखा देता है। वह कोरा के खाने में जहरीले जंगली मशरूम मिला देता है और कोरा धीरे धीरे मर जाती है, क्योंकि केविन अब किसी भी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। कोरा को मारने के बाद केविन ड्रग्स लेकर एक छोटे जहाज में फरार होने लगता है, मगर जेक समय पर पहुंचकर उस पर फायर कर देता है। गोली जहाज के फ्यूल टैंक में लगती है, ईंधन लीक होने लगता है और जहाज बेकाबू हो जाता है। आखिरकार वही जहाज उसी इलाके में जाकर क्रैश होता है जहां यह सब शुरू हुआ था, और उसी हादसे में डॉक्टर केविन मारा जाता है। किस्मत का अजीब इंसाफ देखिए, डॉक्टर केविन भी उसी जगह मरता है जहां उसने दूसरों के लिए मौत का जाल बिछाया था। और इसी के साथ इस पूरी कहानी का अंत हो जाता है।